ठीक है, श्वसन तंत्र के बारे में जो है हम देखेंगे आज इस पार्ट में। तो श्वसन की बात करते हैं तो इसको दो भागों में विभक्त किया गया है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन के अंतर्गत श्वसन की क्रिया विधि आएगी, जिसके अंतर्गत ब्रीथिंग आएगा आपका, ठीक है, श्वासोच्छ्वास, ठीक, इसको पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, लेकिन अगर आप हिंदी में पेपर देंगे तो आपको ये वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक। गैसों का आदान प्रदान जो है, गैसेस का जो एक्सचेंज वगैरह होता है वो देखेंगे, कोशिकीय श्वसन भी हम देखेंगे। फिर गैसों का आदान प्रदान के अंतर्गत की बात करें तो फेफड़ों में गैस कैसे आते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन O2 का कैसे होता है, CO2 का परिवहन कैसे होता है, ये देखेंगे। और CO2 के अंदर फिर हम देखेंगे कि CO2 प्लाज्मा में घुल के क्या करता है, ठीक। उसके बाद आपका बाइकार्बोनेट के रूप में देखेंगे और कार्बोनेट के रूप में पूरी हम डिटेल्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और फिर कोशिका के अंतर्गत बात करें तो इसके अंतर्गत ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक, फिर और जो है क्रेब्स चक्र होता है। तो इन सब में जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखते हैं हम श्वसन के बारे में। तो शरीर के अंदर श्वास के रूप में वायु का निःश्वसन एवं उत्श्वसन जो होता है आपका, उसको करने वाले तंत्र को जो है श्वसन तंत्र कहते हैं या कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कंठ की बात करें, एपिग्लॉस्टिक की बात करें, श्वास नली की बात करें, श्वसनी की बात करें, फेफड़ों की बात करें, तो ये सभी जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये शरीर के सभी तंत्र जो है मुख्यतः वायु मार्ग का जो है कार्य करते हैं। बात करते हैं हम एपिग्लॉस्टिक की, तो ये भोजन निगलते समय श्वास मार्ग को बंद कर देता है, जिसको हम बोलते हैं ना कौवा या घिर्री बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। तो ये इसका काम यही होता है कि वहां पे एक श्वास की जो होल होता है, जब खाना हम खाते हैं तो उसको वो बंद कर देता है। कभी कभी वो नहीं हो पाता तो इसी कारण से जो चावल वगैरह नाक से बाहर आ जाते हैं तो वो उसी नली के द्वारा है, चावल वगैरह नाक से बाहर आ जाते हैं। बात करते हैं श्वास नली की, जो उपास्थि होती है, जैसे कि लचीली हड्डी की बनी होती है, इसलिए उसको उपस्थि बोलते हैं। अस्थि यानी हड्डी। फेफड़े की बात करें, लंग्स, फुफ्फुस में रुधिर का शुद्धिकरण गैसों के आदान प्रदान से ही होता है। गैसों का आदान प्रदान वायु कुपिकाओं के माध्यम से होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कुपिकाओं से रक्तों में तथा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से जो है कुपिकाओं में प्रवेश करते हैं। वयस्क मनुष्य के फेफड़ों में 30 से 40 करोड़ वायु कुपिकाएं या छिद्र जो होते हैं वो होते हैं। तो बहुत ही ज्यादा फेफड़ा जो है बहुत ज्यादा हमारा फैलता और बंद होता है। बात करते हैं, ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं बनते, एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। मनुष्य में दायां फेफड़ा 3 पिंडों में तथा बायां फेफड़ा जो है 2 पिंडों में विभक्त होता है। कुपिकाओं की बात करें में गैसीय आदान प्रदान की क्रिया विसरण के द्वारा होती है। ये एक क्वेश्चन बनता है कि किस विधि के द्वारा जो है आपके फेफड़ों में या जो कुपिकाओं लिख के नहीं आएगा, फेफड़े आएगा, कि फेफड़े में जो है गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं एम्फीसेमा एक बीमारी है, उसका संबंध फेफड़े से होता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे कि पूछा जाता है ट्रैकोमा किससे रिलेटेड है, इसी टाइप से एम्फीसेमा किससे रिलेटेड है वो पूछा जाएगा। ये बीमारी अधिक सिगरेट पीने से होती है, जिसमें फेफड़ों की कुपिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और गैसीय आदान प्रदान की क्रिया प्रवाहित होती है। तो भैया कृपया जो लोग सिगरेट पी रहे हैं तो छोड़ दें, निकोटेक्स अपनाएं। मैं उसका ऐड नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको बता रहा हूं, च्युइंगम अपनाएं और जल्द से जल्द सिगरेट को छोड़ दें। बात करते हैं फेफड़ों की, तो फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर प्ल्यूरा नामक झिल्ली पाई जाती है जो कि फेफड़ों की सुरक्षा करती है। बात करते हैं हम श्वसन की, तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। श्वसन जीवों में 24 घंटे चलने वाली एक प्रक्रिया है। श्वसन के प्रकार, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। बात कर लेते हैं हम ऑक्सी श्वसन की, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण जारण या जारण ऑक्सी श्वसन कहलाता है। यानी कि ग्लूकोज की उपस्थिति में जो ऑक्सीजन जो श्वसन होता है उसको हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और ऑक्सी श्वसन की क्रिया में 38 एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सी श्वसन के दौरान कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। बात करते हैं ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत भी होती है। हमने जब पहला पार्ट देखा था तो उसमें मैंने बताया था कि माइक्रोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस के नाम से जानते हैं, उसमें भी जो है श्वसन होता है। तो शरीर के अंतर्गत माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत भी श्वसन होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ था।
बात करते हैं कोशिका द्रव्य की, तो कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में तोड़ा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत आईएमपी है कि ग्लूकोज को मतलब किस अम्ल में तोड़ा जाता है, तो पायरुविक अम्ल में तोड़ा जाता है। इस विखंडन के दौरान 2 ATP की जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो इस क्रिया को ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है, यानी कि लगभग ये दोनों में ये क्रियाएं होती हैं। क्रेब्स चक्र की बात करें तो क्रेब्स चक्र की क्रिया माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र के दौरान पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में विखंडित होती है। तो ये अम्ल जो कि यहाँ पे बन रहा था, अब वो CO2 और जल के रूप में जो है विखंडित हो जाएगा क्रेब्स चक्र के दौरान। और क्रेब्स चक्र कहाँ हो रहा है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। इस विखंडन के दौरान 36 ATP, जैसा कि मैंने बताया था माइक्रोकॉन्ड्रिया में 36 ATP की जो है ऊर्जा निकलती है, तो यहां पे भी 36 निकलेगी और 38 जो है यहां पे निकल रही थी के रूप में ऊर्जा जो है उत्पादित होती है। पायरुविक अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल का विखंडन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में होता है, यानी कि इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, दोनों में ही ये अपना काम कर लेता है। जब मनुष्य अधिक कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में हो जाता है। लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दूध में जैसे लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ज्यादा अधिक दूध पीने से भी थकान या आलस आता है, तो यही है लैक्टिक अम्ल जब ज्यादा काम करते हैं तो मांसपेशियों में जो लैक्टिक अम्ल जम जाता है जिससे दर्द होता है और थकान महसूस होती है। बात करते हैं हम अब अनॉक्सी श्वसन की। ठीक, तो अनॉक्सी श्वसन के अंतर्गत क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या जारण जो है अनॉक्सी श्वसन कहलाता है, यानी कि इसमें जो है ऑक्सीजन के बिना यहाँ पे श्वसन की क्रिया हो रही है। मांसपेशियों में दर्द का कारण संबंधित कोशिकाओं में ऊर्जा की कमी को भी माना जाता है, क्योंकि अनॉक्सी श्वसन की क्रिया में 2 ATP के रूप में ही ऊर्जा उत्पादन होती है, जबकि ऑक्सी श्वसन के अंदर कितनी हो रही थी? 38 ATP की जो है ऊर्जा मिल रही थी। तो 38 ATP और 2 ATP में बहुत डिफरेंस है, 36 ATP का डिफरेंस हो जाता है। जब अनॉक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो इसे किण्वन या फ्रेगमेंटेशन की जो विधि बोलते हैं ये होता है। किण्वन क्रिया के दौरान जो किण्वन है या फ्रेगमेंटेशन क्रिया है, इसके दौरान शराब सिरके का जो है निर्माण किया जाता है। थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है इसके कारण और जो है ये फूल जाते हैं। सड़ने की क्रिया जो बोलते हैं ना, इसी को बोला जाता है। अब बात करते हैं, हम ब्रीथिंग की बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो सामान्यतः सांस लेने की क्रिया को जो है ब्रीथिंग कहा जाता है। इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता, सिर्फ आपने ऑक्सीजन ली, O2 जो है आपने ली और CO2 छोड़ दी, तो इस क्रिया को जो है ब्रीथिंग कहा जाता है। बात करते हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन का फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों में आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया जो है ब्रीदिंग कहलाती है। श्वसन क्रिया की शुरुआत डायफ्राम के क्रियाशील होने से होती है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस लगभग 78% ग्रहण की जाती है और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78% छोड़ी भी जाती है, यानी कि कुल मिला के बात यह हुई कि शरीर नाइट्रोजन को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता। जितनी नाइट्रोजन हम अंदर लेते हैं वो उतनी की उतनी बाहर आ जाती है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन 21% ग्रहण की जाती है तथा 16% छोड़ी जाती है, यानी कि आपने 21% लिया, 5% एब्जॉर्ब हो गया और 6% छोड़ दिया, ऐसा 16% छोड़ दिया, ऐसा हुआ क्या? तो ये क्रिया हुई। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो 0.03% वातावरण में इतनी ही मात्रा में है, ग्रहण की जाती है तथा 4% छोड़ी जाती है। बढ़ कैसे गई? अंदर जो क्रियाएं होती हैं उससे CO2 बाहर निकलती है। गहरी सांस लेने पर 3.5 लीटर गैस ग्रहण की जाती है, समझे? इस क्षमता को वाइटल क्षमता या वाइटल कैपेसिटी भी कहते हैं, विटल कैपेसिटी भी आप बोल सकते हैं। सांस में 1.5 लीटर गैस ग्रहण की जाती है, मतलब नॉर्मल जो आपका नॉर्मल सांस होती है उसमें लगभग 1.5 लीटर गैस जो है ग्रहण की जाती है। बात करते हैं जिसे टाइडल क्षमता भी कहा जाता है या टाइडल कैपेसिटी। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि वाइटल कैपेसिटी में कितनी गैस ली जाती है और टाइडल कैपेसिटी में कितनी गैस ली जाती है। तो वाइटल में आपको 3.5 लीटर और टाइडल की बात करें तो उसमें 1.5 लीटर।
यहाँ पे कुछ और इसके जो एक दो फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। 1.5 लीटर गैस फेफड़ों में प्रत्येक दशा में बनी रहती है, जिसे रेसिडुअल क्षमता भी कहते हैं। फेफड़ों की गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता 5 लीटर है, यानी कि 5 लीटर तक गैस जो है अधिकतम फेफड़े हमारे रख सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल 1.5 लीटर रहता है। इसीलिए कभी कभी जब पानी में आप डूब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पानी में डूबने के बाद भी आधे घंटे तक व्यक्ति जीवित रह सकता है, कि जो फेफड़े में 1.5 लीटर वायु है उसका उपयोग होके। बात करते हैं ऑक्सीजन का ग्रहण एवं CO2 का जो उत्सर्जन हीमोग्लोबिन की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी कि कितनी ऑक्सीजन आप ग्रहण कर रहे हो, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कितना है, उस हिसाब से ये निर्भर करेगा। गैसों का विनिमय परासरण क्रिया के द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं की बात करें तो कोशिका श्वसन कोशिका के अंदर 2 चक्रों ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेव के माध्यम से पूरा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनोक्सी श्वसन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के रूप में एथिल अल्कोहल और जल का निर्माण होता है। अधिक परिश्रम है ये, अधिक परिश्रम करने पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जिससे थकान महसूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन मुख्यतः बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है, HCO3 के रूप में होता है। तो ये आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है बाइकार्बोनेट के रूप में ऑक्सीकरण, बाइकार्बोनेट के रूप में जो है इनका संवहन होता है। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में भी रुधिर 2% ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन ना होने के बावजूद भी 2% ऑक्सीजन का आदान प्रदान, ब्लड जो है आपका आदान प्रदान हो सकता है।